माइक। हाँ, बैठ के चौपाल में बैठा ही जाता है सर, खाट पे। खटिया सर आज उधर साइड में है सर, लेकिन अब जी आराम करने के लिए साइड में लिट्टी चोखा के लिए है खटिया के बिना तो चौपाल होती नहीं है सर। शुरुआत करते हैं सर। आज दिन भर हम लोग नागरिक संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, काफी डिबेट्स उस पर हुई है, लेकिन एक चीज बार बार निकल कर आ रही है कि उसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है। सच क्या है? लोग कहते हैं इसमें अल्पसंख्यकों को नुकसान हो रहा है, कोई सच नहीं है। जनता किसी के भड़कावे में आ रही है या कैसे आ रही है, सड़क पे आ रही है। सच क्या है? सरकार क्या बताना चाहती है? देखिए, एक बात बिल्कुल मैं सरल तरीके से रखना चाहता हूं। ये नागरिक संशोधन विधेयक भारत के किसी भी नागरिक पर लागू नहीं होता। देश के अल्पसंख्यक और मुस्लिम पर भी लागू नहीं होता। ये लागू होता है हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक कारणों से प्रताड़ित हो रहे हैं। कुछ भागकर हिंदुस्तान आए हैं, कुछ भागना चाहते हैं, उनके लिए नागरिकता का रास्ता खोलता है। बस मैं रिपीट करना चाहता हूं आपके चौपाल में, नागरिकता संशोधन विधेयक भारत के किसी भी नागरिक पर लागू नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो। भारत के हर नागरिक को पूरे गौरव और गर्व के साथ भारत के नागरिक के रूप में रहने का अधिकार है। तो यही तो कानून है। लेकिन रवि सर, 22 यूनिवर्सिटी के साथ छात्र सड़क पर है, पूरी दिल्ली में हंगामा चल रहा है, पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा है, छात्र भी वापस हमला कर रहे हैं, असामाजिक तत्व भी चारों तरफ हंगामा कर रहे हैं। तो माना जाए कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसी गलतफहमियां हैं जो दूर नहीं कर पाई है सरकार। देखिए, मैं पहली बात है तो मैं शांति की अपील करूंगा। अब काफी शांति हो गई है, नॉर्थ ईस्ट पे भी हो गई है। अगर हमारे कुछ नौजवान साथी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, हम देने को तैयार हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हमारी सरकार सुनती भी है। तो जो इसको समझना चाहते हैं हम जरूर समझाएंगे, लेकिन जो समझना चाहते ही नहीं उनको हम कैसे समझाएं? माओवादी हो या बाकी ग्रुप हो, वो कर रहे हैं तो वो एक अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने देश के ऊपर 55 साल से अधिक राज किया, वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी है। ये क्या मतलब है? सांप्रदायिक चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रही है, ये ठीक नहीं है। आज दिन भर जो डिबेट चली है उसमें विपक्ष का यही आरोप लगा रवि सर कि सरकार ने कई चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आनंद फानंद में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आई है। कई मुद्दों से, प्याज की कीमत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए ये बिल आनंद फानंद में लाया गया है। इससे ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? मैं कहूंगा कि एक बार टीवी 18 की चौपाल टीम जाके दिल्ली की बस्तियों में जाए, जो वर्षों से पाकिस्तान से विस्थापित लोग गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। ये सच्चाई है कि नहीं कि वहां जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है? एक सिख, आपको मालूम है, गुरुद्वारे की बेटी को भी उठाया गया था, क्रिश्चियन की बेटियों को उठाया गया, परेशान किया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर कहना चाहता हूं, यह कानून एक भी भारत के नागरिक पर लागू नहीं होता है। अब जहां तक सवाल है, कोई छुपा के किया क्या अमिताभ बाबू? लोकसभा में बहस हुई, दिन भर बहस चली, सवाल पूछे गए, उसका जवाब दिया गया। लोकसभा में बहस हुई, राज्यसभा में हुई, जवाब दिया गया। पूरे सदन में का रिपोर्टिंग देश में लाइव गई, तो कोई चीज छुपा के तो हुई नहीं है। अब कुछ लोग को मोदी जी नहीं भाते हैं, आज से नहीं 14 से नहीं भाते, तो नहीं भाते हैं। अब देश जनता हमें आशीर्वाद देती है, लेकिन इस तरह के लोगों के दबाव में हम सही काम करना बंद नहीं करेंगे। अमिताभ जी, रिपीट कर रहा हूं, ऐसे लोग जो 44 से 52 पहुंचे हैं 5 साल के बाद, और हम 282 से 305 पहुंचे हैं, तो उनके दबाव में हम देश के हित में अच्छा काम करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन मैंने 1 मिनट में और बताऊं, भारत ही वो देश है जो दुनिया में कहीं भी अपनी आस्था के लिए तलवार लेके नहीं गया। और याद करिए, हमारी परंपरा क्या है कि जब ये पारसी लोग जो जोरास्ट्रियन फेथ के हैं, जब तेहरान से उनको भगाया गया, तो कहां है? गुजरात में आए।
राजा ने उनको शरण दिया। उन्होंने राजा से कहा कि हमें अपनी आग को ऐसी जगह दीजिए कि हिंदुओं का साया नहीं मिले उनको। वो भी किया गया। अमिताभ बाबा को मालूम है दुनिया की मक्का के बाद सबसे पुरानी मस्जिद कहां है? मालूम है हमको? कहां है? भारत में, केरल में, कोचीन में। मालूम है आपको? ये कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तुम अपने गिरजा में जाओ, तुम अपने मस्जिद में जाओ, तुम अपने मंदिर में जाओ, तुम कहो भगवान को नहीं मानते हैं। भारत ने सबों को स्थान दिया है। तो ये मेरे ख्याल में पूरी सोच ठीक नहीं है। मैं देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं इसमें। एक है टुकड़े टुकड़े गैंग, कहीं भी कूदेंगे। एक है अर्बन माओवादी, उनका अपना एजेंडा है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे तो मैं आग्रह करूंगा उनको इस विषय को समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की रैली हो, चाहे तमाम विपक्षी पार्टियां और राष्ट्रपति से मिल रही है, तो तमाम विपक्षी पार्टियों का एक साथ आना यह भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ खामी थी या फिर सरकार के प्रचार प्रसार में कोई कमी रह गई। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा। मैंने बताया संसद में इतनी खुल के चर्चा हुई, आपके प्रतिनिधि भी तो थे, मैं भी बोला था, अमित शाह जी भी बोले थे, प्रधानमंत्री जी ने नेक्स्ट डे पूरे विस्तार से ट्वीट किया था, अमित शाह जी ने किया, मैंने कहा है, बाकी लोगों ने कहा है। तो अगर इसके बावजूद कुछ लोग नहीं समझ, देखिए लोकतंत्र बहस से चलता है, हम बहस के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी समस्या दूसरी है अमिताभ बाबू। कुछ लोग जो सोए हुए हैं उनको हम जगाएंगे प्यार से, बातचीत से, लेकिन जो जागते हुए सोने का स्वांग करेंगे उनको हम कहां से जगाएंगे? अब वो राष्ट्रपति जी के यहां जाएं तो अधिकार है लोकतंत्र में, उनका जाए। लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, उनका आरोप है कि पुलिस ने हॉस्टल्स में घुसकर मारा है छात्रों को। देखिए वो इतना स्ट्रेट नहीं है, क्षमा करिए। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम इंटरव्यू नहीं किया ना। अब तो सारा वीडियो चल रहा है किसने किसको लाठी मारी, और एक भी छात्र को नहीं पकड़ा गया। आपने देखा एकाएक पीछे से कौन लोग सक्रिय हो गए, ऐसा लगा सब कुछ योजनाबद्ध था। और मैं खुद, आपको पता है, छात्र आंदोलन से निकला हूं, तो मैं छात्रों के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। लेकिन अगर कुछ लोग छात्रों की आड़ में अपनी कुत्सित राजनीति करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब देखिए, मैं आपको आज आपके चैनल पर बातचीत करने का अवसर मिला है, तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये देश जितना हिंदुओं का है, ये देश उतना ही मुसलमानों का भी है। ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। और इस देश के मुसलमानों की परंपरा ने इस देश को आगे भी बढ़ाया है। अब्दुल हमीद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे कलाम, राष्ट्रपति जी, एक से एक साइंटिस्ट हैं, एक से एक कलाकार हैं, एक से एक संगीतज्ञ हैं, एक से एक लेखक, कवि और शायर हैं। इन सबों ने भारत की बगिया को खूबसूरत बनाया है। उनका हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन सबको आपत्ति इसी पर है कि उस जो अल्पसंख्यक समुदाय बाहर से आ रहे हैं उसमें मुस्लिम्स क्यों नहीं? देखिए, उसका जवाब बहुत सिंपल है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम समाज के लोग अपने फेथ के कारण प्रोसिक्यूट नहीं होते हैं। आप हिंदू हैं तो आपके साथ दोहरा बर्ताव होता है। आपको मालूम है ना, अफगानिस्तान में 2 लाख सिख थे, अब कितने बच गए? 500। जब भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में कितने हिंदू थे? 23%। अब कितने हैं जरा बताइए तो? 3-3.5%। ये कैसे हुआ है? और आज भारत का देखिए तो जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उस समय की मुस्लिम संख्या देखिए कितनी थी और आज कितनी है। वो बिल्कुल हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और देखिए, मैं आज आपके चैनल पर हमारे सरकार की सोच के बारे में बताना चाहता हूं। ये मैंने दूसरे चैनल पर भी कहा था, लेकिन ये बात आपके माध्यम से देश में जानी चाहिए। एक करीमुल हक है, वो एक जलपाईगुड़ी बंगाल में चाय बागान में पत्ती चोर मजदूर है। उनकी मां की डेथ हो गई थी, उनके पहाड़ के गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका। उन्होंने अपना एक व्रत बनाया कि मैं हर बीमार व्यक्ति को अपने मोटरसाइकिल पर कमर से बांध के अस्पताल ले जाऊंगा जान बचाने के लिए। उन्होंने लगभग 2000 लोगों की जान बचाई। एक दिन वो चाय की पत्ती चुन रहे थे कि पीएमओ का फोन आया, क्या आप करीमुल हक हैं? आप ऐसा काम करते हैं? उन्होंने कहा जी। अब सोच लीजिए, एक मजदूर से पीएमओ में बात कर रहा है। कहा लीजिए, आपसे नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे। उन्होंने कहा करीमुल, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम दिल्ली आओ, तुमको हम पद्मश्री देने जा रहे हैं। ये हमारी सोच है।
हर नागरिक का हम सम्मान करते हैं और करेंगे, लेकिन देश को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती भी करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती भी करेंगे। ये हमारी सोच है। तो ये आग कब बुझेगी रवि सर? ये क्योंकि जल्दी बुझ जाएगी, चिंता मत करिए आप, बुझ जाएगी। चलो, हमारे नौजवान साथी समझ रहे हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। उनको कुछ बातचीत करना है तो फिर भी हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रवि सर, एक और मुद्दा बहुत पनप के आ रहा है जो सामने, वो आपने हैदराबाद रेप केस के बारे में सुना होगा, उन्नाव के रेप केस के बारे में सुना होगा, निर्भया कांड में अभी तक फांसी नहीं हो पाई है। आप तो कानून मंत्री हैं, आपने तो कुछ दिन पहले चिट्ठी भी लिखी सुप्रीम तमाम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, चीफ मिनिस्टर्स को, लेकिन आपको लगता है ऐसे चिट्ठी लिखने से मामला सुलझना शुरू होगा जल्दी? इसको एक्सपेडाइट देखिए, मैं एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, निर्भया के मामले में देश उस पीड़ित बेटी के जख्मों के लिए सजा का इंतजार कर रहा है और देश की न्यायपालिका को यह समझना चाहिए कि इसे कानूनी पेच में न फंसाया जाए। 7 साल हो गए, मैं देश का नागरिक भी हूं, भले देश का कानून मंत्री हूं, तो देश के नागरिकों की अपेक्षा है। अब देखिए, हमने क्या काम किया। हमने कानून को सख्त किया कि 12 साल से कम की बेटी के साथ बलात्कार करेंगे, फांसी की सजा होगी। 16 साल से करेंगे तो 20 साल की, 40 साल की सजा होगी, आजीवन कारावास। हमने यह भी प्रावधान किया है कि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरा होना चाहिए, ट्रायल 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। अब जुडिशरी आजाद है, होना भी चाहिए। हमने सारे मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा है, आप इस बात की चिंता करें कि यह ट्रायल कंप्लीट हो। हम 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, खाली पॉस्को और बलात्कार के मामलों के ट्रायल के लिए। लगभग 400 पर सहमति हो गई है, 160 शुरू हो गए हैं, 700 पहले से काम कर रहे हैं। तो मैंने सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है कि आप इस बात की चिंता करें कि वो ट्रायल जल्दी हो, क्योंकि वो आपके अंडर आता है। और मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है कि आप इस बात की चिंता करें कि आपकी पुलिस ऐसे मामलों की जांच 2 महीने में पूरा करे। मैं खुद भी फॉलो करूंगा इसको। लेकिन अभी सर, बार बार सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से जघन्य तरीके से उनको मारा गया हैदराबाद में, उस लड़की को, मुजफ्फरपुर आपके राज्य में भी एक बड़ा कांड हुआ जहां मारा गया है जलाकर। तो ये तमाम चीजें, तो कब तक माफी देते रहोगे? आपके कानून मंत्री हैं, ये माफीनामा कब छूटेगा इससे पिंड? आप लोग कुछ इस पे पहल नहीं कर रहे? देखिए, देश की किसी भी बेटी के साथ बदसलूकी होती है, मेरे लिए पीड़ा की बात है। इसे मैं सियासत से ऊपर करके देखना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस का राज हो या बीजेपी का राज हो या किसी का भी राज हो। और मुझे सबसे अच्छा लगेगा कि इस देश की पूरी राजनीति एक स्वर से देश के बेटियों के हित में खड़ी हो जाएगी। ये मेरी सोच है और इसीलिए और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जो मैं आपके मंच पे बताना चाहता हूं, कि जोधपुर में हम लोग जोधपुर हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में गए थे और मेरे बगल में भारत के सम्मानीय मुख्य न्यायाधीश बैठे थे। मैंने उनसे भी कहा बिल्कुल करिए, हम भी आपके साथ हैं। तो इट्स वेरी गुड थिंग। तो ये हमें काम करना है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र हैं, कानून का शासन है, तो न्याय कानून के माध्यम से ही होना चाहिए। लेकिन सर, इस बार इंस्टेंट जस्टिस की मांग उठ रही है। जिन रेप पीड़ितों के परिवार वाले इंस्टेंट जस्टिस की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर 7-7 साल केस चले तब तो सारा केस का दाग भी मिट जाता है, लोग भूल भी जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी सजा मिले और सख्त सजा मिले, ऐसा प्रावधान तो होना चाहिए ना? देखिए, प्रावधान हो गया है, मैंने बताया ना आपको। 12 साल से लड़की कम हुआ, आपको फांसी होगी। 16 साल हुआ, आपको आजीवन, मतलब पूरा जीवन आप जेल में बंद रहेंगे। फांसी भी हो सकती है। 2 महीने में जांच, 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट। ये सब प्रावधान हो चुका है, उसको लागू करना है। देखिए, मैं देश की पीड़ा भी समझता हूं कि इंस्टेंट जस्टिस होना चाहिए, लेकिन अगर हम जमहूरियत हैं, लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र में हमें कानून के प्रक्रिया से ही चलना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा, आप तो खुद जो जुरिडिक्शन में डिले होता है, जजमेंट में डिले होता है, आप तो खुद उससे परेशान रहते हैं, बार बार इसका जिक्र भी करते हैं। तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं लगता है कि आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया, इससे भी मामला अगर बहुत जल्दी नहीं होता है तो देश का कानून मंत्री पहली बार एक सार्वजनिक मंच से कह रहा है कि निर्भया के मामले में अनावश्यक डिले नहीं होना चाहिए। अब इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? मैं भी एक संदेश दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं कि जुडिशरी के दाव पेच में अब एक को माफी नहीं मिली, दूसरा लेट करता है, फिर वो आता है, ये ठीक नहीं है। मैं हमेशा कहूंगा, बल्कि आपके मंच का सदुपयोग करते हुए मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी से अपील करूंगा कि निर्भया के मामले में पूरे जस्टिस सिस्टम फास्ट ट्रैक करके इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाए।
रवि सर, जुडिशियरी पर एक छोटा सवाल और, बार बार आप पे आरोप लगता है कि मामला लटका देते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट का। देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद है। जब से हम सरकार में आए हैं तब से अब तक हम लगभग 490 जजेस को अपॉइंट कर चुके हैं। 490। हर साल पिछले की सरकार में 70 से 80 होते थे, हमारे सरकार में लगभग 100 सवा 100 होते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था अमिताभ बाबू, आज फिर कहूंगा, मैं पोस्ट ऑफिस नहीं हूं, मैं भी स्टेक होल्डर हूं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम नाम भेजती है, वो मेरे पास आता है, तो मैं सिर्फ फाइल नहीं घसकाऊंगा, अपनी बात भी कहूंगा। अच्छे लोग नियुक्त होने चाहिए, जो निर्णय अच्छा करें, जो ईमानदार हों, और हमारी सुप्रीम कोर्ट से अच्छी बातचीत होती है, तो हम लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हां, कई बार हाई कोर्ट से भी नाम को आने में देरी होती है, उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए। रवि सर, राम मंदिर पर फैसला आ गया, आप तो रामलला के वकील रहे हुए हैं, एक कमेटी बनाने की बात हुई थी, कहां लटका पड़ा है? तो 3 महीने हुए, कमेटी का नामो निशान नहीं है, कोई सुनने में भी नहीं आ रहा है, कोई कमेटी बनी कि नहीं बनी, कोई घोषणा नहीं हुई, क्या होने वाला है? आप तो कानून मंत्री हो, आप तो उसके ये सवाल आप देश के कानून मंत्री से पूछ रहे हैं कि रामलला के वकील से पूछ रहे हैं? पर अब कानून मंत्री है सर, रामलला का वकील तो अब जीत गया। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीना वक्त दिया है ना अमिताभ बाबू, तो बनने दीजिए उसको, बन जाएगा, समय से बन जाएगा। देखिए, मैं एक बड़ी बात क्या कहना चाहता हूं, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका जीवन मर्यादा का जीवन है, और इससे अच्छी संतोष की बात क्या होगी कि प्रभु राम का 500 वर्षों से अधिक पेंडिंग डिस्प्यूट भी संविधान की मर्यादा के अनुसार ही निर्णय, तो अच्छी बात है, उन्हें दीजिए। मैं देश को इतना ही आश्वस्त करूंगा आपके माध्यम से, एक बहुत ही सुंदर, भव्य, प्रेरणादायी मंदिर हम वहां बनवाने की कोशिश करेंगे। जो लोग हैं, हम लोग नहीं, जो बनाएंगे, और उम्मीद करता हूं कभी आपके साथ चल के दर्शन भी करेंगे बनने के बाद। चलो, हम इंतजार करेंगे सर, अगले चुनाव के पहले हम लोग साथ साथ दर्शन करने साथ चलेंगे ना आप चलेंगे ना। एक और सर बात उठ रहा है उसमें कि जो विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय हैं, जो शुरू से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, उन्होंने कहा कि कोई निर्गुण इसका सदस्य समिति का नहीं होना चाहिए। यानी जो श्री इशारा था श्री रविशंकर, ऐसे ऐसे जो गुरु हैं, वैसे लोग न रहें, जो राम के उपासक हैं वही लोग इसके सदस्य रहें। और ये इस पर मैंने उनका सुना है कमेंट न कुछ। अब ये विषय भारत सरकार को तय करना है, चर्चा करके। बैठकों का दौर शुरू हो गया कि नहीं इस पे? अब मैंने उस ट्रस्ट के बनने में क्या क्या हो रहा है उसकी चर्चा आपके प्लेटफॉर्म पर मैं करूंगा। क्या बैठकों का दौर शुरू हो गया है कि ये आपने कैसे सोच लिया था? बैठकों का दौर सर शुरू? मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, समय के अनुसार एक बहुत ही योग्य लोगों का योग ट्रस्ट बनेगा, जो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। अमित शाह जी ने कहा कि कोई भी बीजेपी का सदस्य इसका सदस्य नहीं होगा समिति का। योगी जी कहते हैं कि 11 रुपया हर आम नागरिक से लिया जाएगा, राम भक्त होगा, जिसमें सरकार का खर्च नहीं। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत की सरकार या कोई प्रदेश की सरकार किसी मंदिर के निर्माण में पैसे नहीं दे सकती, तो सही भी है, या मस्जिद के निर्माण में, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर योगी जी ने देश के लोगों से अपील किया तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि प्रभु राम के मंदिर के निर्माण में तो काफी लोग आएंगे। और मेरे लिए अगर आप पूछिएगा तो प्रभु राम के निर्माण का सबसे अच्छा दिन होगा जब हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी एक आध ईंटा वहां पर रखेंगे। बिल्कुल, मैं इसी उम्मीद करता हूं, यही तो प्रभु राम की मर्यादा है। अब जब कोर्ट से निर्णय हो गया तो ये रास्ता बनना चाहिए। अब जहां तक सवाल है हिंदू भाजपा के लोग बने या नहीं बने, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात कही है तो सही भी है। और वैसे भी राम मंदिर के निर्माण के ट्रस्ट को पॉलिटिकल लोगों से दूर रखना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। भक्त लोग हैं, बनाए, अच्छा बनाए, सरकार बनने में सहयोग कर दे, कोई प्रशासनिक सहयोग चाहिए, बाकी चाहिए बस। प्रधानमंत्री जी ने कुछ बैठकों का दौर शुरू किया इसमें? अब प्रधानमंत्री का रोज बैठक होती है, अब आज क्या क्या बैठक है मैं मालूम करूंगा, आपको बताऊंगा। राम मंदिर पे? अरे अमिताभ, प्रधानमंत्री जी क्या बैठक है, कैसी बैठक है, ये चर्चा मैं आपसे करूंगा क्या? नहीं, देश की जनता सब चिंतित रहेगा राम मंदिर के लिए। देश को हम पर विश्वास है कि हम लोगों ने कहा था कि प्रभु राम मंदिर के निर्माण का आप तो कई सवाल मुझसे पूछते थे ना इसी चौपाल में, तो मैंने क्या कहता था कि मैं कानून मंत्री के रूप में तो नहीं, इस मामले में इलाहाबाद में प्रभु राम के वकील के रूप में कहूंगा, इतने सबूत हैं कि एक अच्छा निर्णय होगा और उसकी गुंजाइश है, बस इतना ही कहा था मैंने। और अब 6 महीने हो गए सरकार के रवि सर, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो कुछ झटके लगने शुरू हो गए हैं। अब आपने देखा होगा हरियाणा में 40 सीटें आई, महाराष्ट्र में आप सरकार नहीं बना पाए, झारखंड में काफी मेहनत करनी पड़ रही है,
तो आपको लगता है कि जब अपने सारे एजेंडा की चीजें पूरी कर दी आपकी सरकार ने, 370 हटा दिया, राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ गया, अब इसके बाद भी अगर स्थानीय स्तर के मुद्दे छूटते जा रहे हैं क्या आप लोगों से? राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चल रहे आप लोगों के राज्यों में? देखिए, इस बात को हम बड़ा सरल भाषा में आपको क्लैरिफाई कर दें। महाराष्ट्र की जनता ने हमें जिताया था, पूर्ण बहुमत, प्रामाणिक बहुमत, बहुमत से 22 सीट ज्यादा हमें और शिवसेना को, हम लोग अलायंस में गए थे। अब हमें क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री बनने की इतनी प्रबल उत्कंठा थी कि वो हमसे दूर चले जाएंगे, विचारधारा पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जिनको बहुमत नहीं मिला उनके साथ चले जाएंगे। अब ये भी हमने सीखा है, वो हमारे इतने पुराने सहयोगी थे, अब चले गए तो चले गए। तो इस बात को आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं, हरियाणा में सीटें कमजोर कुछ कम हुई, मैं मानता हूं। हमारे नए एलआई आए, क्योंकि हमारे नए एलआई भी मानते हैं कि भाजपा कांग्रेस की तुलना में अपने एलआईओ का सम्मान करती है। अब जहां तक झारखंड की बात है, उसका रिजल्ट आने दीजिए। नहीं, इसमें कहीं ऐसा तो पैटर्न तो नहीं देखना कि राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चले, जो स्थानीय मुद्दे उनके आगे, आप लोगों को स्थानीय मुद्दों से अलग हट गए आप लोग, जो लोकल इश्यूज होते हैं, कई स्थानों पे जोरदार झटका लगा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हम लोगों ने अपने विकास का मॉडल, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां खूब चर्चा की। अभी रघुवर दास की सरकार की बात कर रहे हैं, मैं स्वयं प्रचार करके आया हूं। देवेंद्र फडणवीस बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, तभी तो बहुमत मिला। और एक बताइए, देश में हम इतनी जगह जीत गए और एक जगह कुछ सीटें कम हो गई तो आपको परेशानी है। महाराष्ट्र को मैं हारा हुआ नहीं मानता हूं, क्लियर एंड कैटेगोरिकल। वहां की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया और मैं भी प्रचार करने गया था। शिवसेना के भी उम्मीदवारों के क्षेत्र में उनके नेताओं की फोटो छोटी लगती थी और नरेंद्र मोदी की फोटो बड़ी लगती थी। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब वोट आपका, सरकार उनकी। वोट किसके नाम पर लिया? ये जो शिवसेना को लोकसभा में 18 सीटें आई हैं, ये कैसे आई हैं? तो कभी कभी पीड़ा हो जाती है। चलिए, राजनीति में हम किसी पर अपना टर्म्स डिक्टेट नहीं करते हैं। कहीं शिवसेना जैसा बाकी दूसरे राज्यों में सहयोगी ऐसा तो नहीं करेंगे? अगले साल बिहार में चुनाव होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में हम फिर जीतेंगे, पूरी सरकार बनाएंगे, चिंता मत करिए। सहयोगी फिर छोड़ के भाग जाए तो? अब ये आप उनके पीछे कुछ काम कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है। नहीं, क्योंकि आप हमारे ही प्रदेश से आते हैं और बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, तो हमने कहा पूछ लूं आपके लोकसभा क्षेत्र से भी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल हम में पूरी समझदारी है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर, एक चिंता जो सबकी है, यहाँ सब इनकम टैक्स पे करने वाले हैं, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं सर। एक मतलब अगर वीकेंड पे आप प्याज भी लेने जाओ तो लगता है कि अब पर्स खाली करवा देगा। किसका प्लान लेने जाओ? प्याज भी खरीदने जाओ, अब तो लगता है आपकी जेब। देखिए, मैं प्याज के बारे में आपको साफ बता दूं। महंगा क्यों नहीं काबू कर पा रही है सरकार? 1 महीने हो गए। प्याज का मुझे जवाब देना चाहिए। प्याज का दुर्भाग्य है मेरे दोस्तों कि वो उसका एक अजीब खेल होता है। अगर बारिश हो गई तो आपका खत्म हो जाता है, जो उसके कोपले हैं। अब आपको लगता है कि आप बाहर से प्याज मंगाइए, तो बाहर से आप प्याज मंगाएंगे और प्याज अच्छा हो गया तो हिंदुस्तान के जो किसान हैं उनकी कीमत का हक मारा जाता है। तो दुविधा होती है। तो एक परेशानी हुई है, बाहर से प्याज बहुत आ गया है, ये सेटल कर जाएगा, इसलिए ऐसी बात नहीं है। बाकी जो इकोनॉमी है वो तो मजबूत है। दुनिया की स्थिति कुछ गड़बड़ हुई है तो उसका कुछ इंपैक्ट पड़ता जरूर है, लेकिन चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट हो। आपको बता दूं कि भारत की इकोनॉमी की मजबूती क्या है कि भारत में इस साल 19-20 में 20 के फरवरी में खत्म होगा, $64 बिलियन एफडीआई आया है, जो पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा है। अधिकांश हमारे टेलीकॉम और आईटी में आया है। $470 बिलियन का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियाद मजबूत है। लेकिन हां, मैं स्वीकार करूंगा कि जो दुनिया में कुछ आर्थिक तंगी आई है उसका असर हम पर भी होता है। और आप जान लीजिए, भारत की तुलना में बाकी जगह बहुत डाउनफॉल हुआ है एफडीआई का, लेकिन फिर भी हमें ठीक करना है और जल्दी हम ठीक कर लेंगे। सर, आप तो आईटी मंत्री भी हैं, कई बार देखा जा रहा है आपने व्हाट्सएप को भी नोटिस भेजा, ट्विटर को भी नोटिस भेजा, लेकिन वो जहमत ही नहीं उठाते कि जवाब दे, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको लगता है काबू में आ रहे हैं वो? नरेंद्र मोदी सरकार के नोटिस का कोई जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता है। सुन लीजिए आप, और मैं थोड़ा सख्त मंत्री हूं, पता है ना आपको। नोटिस का जवाब भी आया है, बातचीत भी चल रही है।
इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ एक बात यहां कह दूंगा कि भारत अपने आईटी विकास के लिए बहुत ही समर्पित है। मैं चाहता हूं कि इस चौपाल के माध्यम से देश में यह संदेश जाए, 130 करोड़ के हिंदुस्तान में 121 करोड़ मोबाइल फोन है, 124 करोड़ आधार कार्ड है। हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके समावेशी भारत की कोशिश कर रहे हैं। हमने 37 करोड़ गरीबों का बैंक अकाउंट खोला, आधार से जोड़ा, बैंक अकाउंट जोड़ा। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए हमने डीबीटी भेजा है, किसान की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी, और लगभग 1.5 लाख करोड़ बचाए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। और भी काम करेंगे। भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा केंद्र है दुनिया में, भारत फेसबुक का सबसे बड़ा केंद्र है भारत में, लेकिन इन सारे प्लेटफॉर्म्स को भारत के कानून के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। बहुत क्लियर है। तो उनको शोकॉज भेजा है, जवाब देने दीजिए। लेकिन बार बार जो आप लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप फैलता है तो वहां दंगे हो जाते हैं, वहां ट्विटर कई बार आप लोगों की बात नहीं सुनता, तो इन सब चीजों को काफी दिनों से आप लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बार फिर मैं कह रहा हूं, व्हाट्सएप आपने चर्चा किया तो मेरी आवाज क्लियर है ना? आपने चर्चा किया तो मैं बता दूं, खास करके जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, तो देखा गया कि एक ही दिन में, एक ही क्षेत्र में, एक ही समय में लाखों मैसेज सर्कुलेट होते थे फेक न्यूज के। समझ गए आप? तो हमने कहा आपको बताना पड़ेगा। अब उन्होंने भारत के नियम बदला कि 5 से अधिक आप रिसर्कुलेट नहीं कर सकते। अब हमारी उनसे बातचीत चल रही है कि आपको उस व्यक्ति के बारे में बताना पड़ेगा जिसने खुराफात की शुरुआत की। शुरुआत किसने की? फेक न्यूज। ये बताने को तैयार है वो? बातचीत चल रही है, चिंता मत करिए। हमने कहा है कि सब नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, यह भी जरूरी है। तो हमारी, और अब तो अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सब हमारे साथ खड़े हो गए। जो भारत कह रहा है सही कह रहा है, तो बातचीत चल रही है, रास्ता निकलेगा उसका। चलिए, अभी सर आईटी मिनिस्टर से तो बहुत बात होगी, अब थोड़ा बिहार से लोकसभा जीत कर आए तो थोड़ा बिहार के ऊपर बात कर लें। इस बार बहुत जोरदार बाढ़ आई थी, पूरा का पूरा पटना डूब गया, खुद 3 दिन पानी में डूबे रहे, खूब घूम। आपको लगता है कहीं ना कहीं इस बार सरकार की विफलता थी? देखिए, आपकी अपनी सरकार है वहां पर, जेडीयू पहली बात मैं जान लूं, कोर्स करेक्शन नहीं हो पा रहा है वहां पे। मैं पटना में पैदा हुआ, वहां पढ़ा लिखा, वहां का रहने वाला हूं, वहां का लोकसभा का सांसद हूं। तो अगर वहां के लोग परेशानी में हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहा हूं, ये मेरा फर्ज है। मैं इतने गंदे पानी में खुद घुसा, नालों की सफाई देखा, पंप को चलवाया। इस समय घूम रहा था, आपको मालूम है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की फुट के लिए, कोल इंडिया के पंप को मंगवाने में सहयोग किया। देखिए, क्या 2 चीज आप समझ लीजिए, 2 घंटे में उतना पानी पड़ा जितना 1 साल में पड़ता है। ठीक है, मैं इतना स्वीकार करूंगा कि नालों की सफाई और करना चाहिए थी, मैं स्वीकार करूंगा। अब राजेंद्र नगर में, कंकड़ बाग में 5-6 फीट पानी आ गया, ये पीड़ा की बात है। मैं घूम रहा था नाव से, देख रहा था, मैं लोगों की चिंता को देख रहा था। तभी सीएम गायब के पोस्टर भी अब लगने लगे हैं पटना में। अब चलिए, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने काफी सक्रियता दिखाई है, कई मीटिंग हो चुकी है, नालों की सफाई हो रही है। और मैं आपको आज वादा करता हूं कि बजट सेशन के बाद मैं पटना में एक-एक नाले को खुद जाकर देखूंगा, सफाई हुई कि नहीं हुई है, उतर कर देखूंगा। उसमें मैं केंद्रीय मंत्री की औपचारिकता नहीं समझता हूं। मेरे पटना के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मेरा फर्ज है, वो काम मैं करूंगा, बता देता हूं। सर, अब अगले साल बिहार में चुनाव है, लेकिन अब भले ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी नीतीश कुमार ने आपका साथ दे दिया दोनों हाउसेज में, लेकिन एनआरसी पर वो कह रहे हैं हम साथ नहीं देंगे। अच्छा भाई, अब कई मुद्दों पर वो आपसे अलग अभी दिखने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरसी को आने दीजिए ना, तब ना बात करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एनआरसी अलग विषय है, उसका ड्राफ्ट आने दीजिए। लेकिन आज मैं एक कानून मंत्री के रूप में नहीं, भारत के एक नागरिक के रूप में एक विषय छोड़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं आपके चैनल पर चर्चा होनी चाहिए। वोट कौन देता है चुनाव में? जो नागरिक होता है। जो नागरिक नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, और वोट आप तभी दे सकते हैं जब आपका वोटर लिस्ट में नाम हो और आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि साहब मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं, फिर भी हम वोट देंगे। और वोटर लिस्ट हमेशा चेंज भी होता है 2 साल पर। आप दिल्ली में नहीं रहेंगे तो आपका नाम कट जाएगा, आप पटना में नहीं, आपका नाम कट जाएगा।
तब तो कोई नहीं कहता है कि हमारे अधिकारों से हमें महरूम किया जा रहा है। एक बात तो मुझे ये कहनी है। दूसरी बात, मैं सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर रहा हूं, आपके सामने छोड़ रहा हूं और आपके माध्यम से देश के सामने। क्या अमेरिका में आप घुस जाइएगा? क्या अधिकार है आपको? इंग्लैंड में घुस जाइएगा क्या आप? देखा ना, एक कंटेनर में कितने लोग मरे पाए गए लंदन में। डेनमार्क में घुस जाइएगा, हॉलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में, ये सब डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन सबों ने अपने यहां नागरिकों का एक ढांचा बना रखा है, तो वो करें तो ठीक है। यहां इसकी चर्चा हो तो हल्ला होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। रवि सर, वहां आपके दो सहयोगी हैं जनता दल। आधार का कितना विरोध हुआ, देखा ना आपने? आज आधार की कितनी सफलता हुई है, ये आपने देखा। तो इस पर हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन जो हाय तो वह मचाई जाती है, ये ठीक नहीं है। रवि सर, जेडीयू एलजेपी जो आपके सहयोगी हैं वो पड़ोसी झारखंड में अपने तेवर दिखा रहे हैं। सारी सीटों पर एलजेपी लड़ गई। आपके सीएम के खिलाफ जो सरजू राय खड़े हैं उनको जेडीयू सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी की सुगबुगाहट। देखिए, मैं साफ बता दूं, हमारा जेडीयू और एलजेपी से संबंध बिहार में है, बिहार में बहुत मजबूत है। अब बाहर में अपनी बात वो करते हैं, लेकिन हमारा उनसे झारखंड में कोई अलायंस नहीं है। वो भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। यूपी में हमसे उनसे कोई अलायंस नहीं है। महाराष्ट्र में जेडीयू है कि नहीं है? है ना? लेकिन हमारा कोई अलायंस नहीं है। अब चलिए, पीयूष जी आ गए हैं, मुझे मुक्त करिए। आपने बहुत सवाल पूछ लिया, और कुछ पूछना है? नहीं रवि सर, हम तो आपके साथ घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन अभी समय खत्म हो गया। पीयूष भाई को मौका दे दें हम लोग। धन्यवाद रवि सर, चौपाल में आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया रविशंकर जी। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रबल प्रताप सिंह को कि वो मंच पर आए और हमारे मेहमान को एक छोटी सी भेंट दें। चलो। हमारे मौजूद यहाँ पर सभी मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि #News18 इंडिया चौपाल के माध्यम से आप हमारे ट्विटर हैंडल पर हमें टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। वो सारे सवाल इस मंच से पूछे जा रहे हैं।